brought to you by Biz Analyst. उत्तराखंड से हम जाते हैं गोवा, दूसरा एक राज्य जो सबसे छोटा राज्य इस बार विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उनमें, जिसमें चुनाव हो गए हैं। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को ही वहां वोट पड़ चुके हैं उत्तराखंड के ही साथ, और पहले पंजाब में पढ़ने वाले थे अभी, लेकिन पंजाब में रविदास जयंती वाली चीज हो गई। मैं इस कैवेट के साथ में अपनी सारी बातों को रखूंगा कि मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरी ही जिम्मेदारी ज्यादा है कि हमारा जो गोवा का टूर था वो हम एक लिमिटेड आइडिया ले पाए, वो स्कोप में काफी सीमित रह गया। बावजूद इसके जितनी चीजें मैं अध्ययन से और वहाँ जो लोग हैं उनसे बात करके इकट्ठा कर पाया, उसमें बहुत सारी चीज कमल आपको सिमिलर लगेंगी उत्तराखंड में जो पहाड़ के अंदर जो फैक्टर्स हैं, और वो गोवा के लगभग पूरे स्टेट पर ही लागू होते हैं। क्या होता है, गोवा में भी उनकी टोटल पॉपुलेशन जो इलेक्टोरेट का साइज है वो 12 या 13 या 15 लाख के अराउंड कुछ है, और सीटें फिर वहां 40 हैं, तो बहुत छोटा इलेक्टोरेट होता है एक सीट का। सब मतलब वहां एवरेज साइज 22 से 25,000, सबसे बड़ी सीट मेरे ख्याल 28 से 30,000 की होगी, और बहुत बहुत माइन्यूट मार्जिन पे, जैसे आप नॉर्दर्न प्लेन्स पे देखेंगे तो 1-1 लाख की मार्जिन हो जाती है आपके विधायकी के चुनाव में भी, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है। और जब मतलब 5,000 से नीचे मार्जिन आती है या 1,000-1,200 होता है तो हम कहते हैं यार ये चुनाव फंसा हुआ है। अब गोवा में चुनाव सारे ही ऐसे होते हैं। गोवा में बहुत कॉमन है कि आप 2,000 से कम मार्जिन से जीत रहे हैं, 1,000 से कम वाले होंगे, 500 से कम वाले भी होते ही हैं वहां पे। और जब कोविड नहीं भी था तो उत्तराखंड की तरह गोवा में भी ये मैन टू मैन मार्किंग का बड़ा वजन है वहां पे लोग इस बात की बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि जो विधायक है, क्योंकि अब 22,000 लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 5 साल में अगर आपको पहचान स्टैब्लिश करनी है तो वो अब वोटर चाहता है कि जो लोग उनसे वोट मांग रहे हैं वो डोर टू डोर वो एक बार आए या कम से कम मोहल्ले में तो दिखें। और वहां गोवा में ये बड़ी चीज क्यूरियस है कि गोवा में लगभग सारे लोग जिससे भी आप मिल रहे हैं वो अपने एमएलए को जानते हैं, मतलब सीधे नहीं जानते हैं तो वो किसी एक कोई मध्यस्थ के थ्रू जानते होंगे, और एमएलए भी उनको जानता है। तो वहां पे बड़ा पर्सनल लेवल का चुनाव होता है। तो मुझे बताया गया कि ये कोविड की वजह से नहीं, ये पहले ही था यहाँ पे, और लेकिन अब जो छोटे इलेक्टोरेट के साथ में जो इंस्टेबिलिटी फैक्टर आता है उससे गोवा ग्रसित रहता है हमेशा। हमने देखा है मतलब एटलीस्ट अर्ली 90s के बाद से गोवा में जितनी सरकारें बनी, जितनी, एक दिगंबर कामत के बीच में छोड़ दें जिसमें 5 साल वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं, सारी सरकारें, दिगंबर कामत की सरकार भी जोड़ तोड़ की सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थी, सब कोalition में चल रहे हैं। कोalition में कब कौन आ रहा है कब कौन जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। एक टेन्योर के अंदर जो विधानसभा का है उसके अंदर 2 और 3 मुख्यमंत्री हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि एक, आपको वहां पे इलेक्शन स्वे करना बहुत आसान है भाई। अगर 500 या 600 या आप लगा लीजिए 2,000 लोग चुनाव को डिसाइड कर सकते हैं, जो स्वे होने वाला वोटर है, 2,000 लोगों को आप किसी भी तरह का प्रलोभन दे सकते हैं इलेक्शंस के पहले, और वो चीज गोवा में होती है। अब वैसे ही अब उससे ऊपर जाकर के आप विधायक के लेवल पे चले जाएंगे तो सिर्फ 40 विधायक हैं टोटल, आपके भी मिला के, दूसरे के भी मिला के, सारी पार्टीज के मिला के। जिस तरह की अग्रेसिव पॉलिटिक्स और अब्रेसिव पॉलिटिक्स पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में ही होती हुई, 40 विधायक बहुत बड़ा नंबर नहीं है जब हम जोड़ने और तोड़ने पे आते हैं, और नंबर तो उससे हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जो क्लेमेंट ऑफ पावर होता है वो 12, 13, 15 कुछ विधायक वाला होता है, तो उसको तोड़ना किसका है। फिर गोवा के अंदर ऑप्शंस ढेर सारे हैं लोगों के सामने। क्षेत्रीय पार्टी, वहां जो ओरिजिनल पार्टी ऑफ पावर थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, एमजीपी, अब वो अलाई करके लड़ रहे हैं टीएमसी के साथ में। एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी विजय सरदेसाई की, वो भी 3 सीट्स पे वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग कांग्रेस के साथ में है। फिर पिछले इलेक्शन से आप देखेंगे, अभी 22 चल रहा है, 17 वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी गोवा में आके इलेक्शन लड़ती है, 39 सीटें लड़ती है, 38 पे उनकी जमानत जब्त होती है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की उस इलेक्शन से इस इलेक्शन के बीच में गोवा में डिस्कोर्स का हिस्सा बने रहने में। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी मतलब दावा कर रही है, और बीजेपी ऑब्वियसली जो इनकम्बेंट है वो है। फिर वहां कुछ निर्दलीय, एक रेवोल्यूशनरी गोवंस नाम की एक पार्टी है। ये सब, इन सब के आप अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को छोड़ दें तो ये बाकी दलों के जितने मैंने नाम लिए, इनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। निखिल, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आपने मेरे से ही पूछा, मैं भी वही पूछना चाहूंगा कि हम गोवा की पॉलिटिक्स में जब नेशनल उसमें सुनते हैं तो मनोहर पर्रिकर जी का नाम एक बड़ा नाम कि आप पहचान जाओगे, और उनके बेटे की बात होती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला,
तो उनका जो लेगेसी है उसका हाँ। क्या असर है उत्तराखंड सॉरी गोवा के पॉलिटिक्स में? उसमें एक ये ना सबसे मतलब सबसे कंट्रोवर्शियल चीज यही हो गई है ना। जो लोग जो गोवा के पॉलिटिक्स को समझना चाह रहे हैं वो, और जो गोवा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी, मनोहर पर्रिकर मतलब इकलौते नेता हुए हैं गोवा में पिछले, मतलब आप ये देखिए 80s के बाद से आप लगा लीजिए, ठीक है, जिन्होंने कोई एक मास, मतलब अपनी उनकी पॉपुलैरिटी है और उसका फायदा उस व्यक्ति को भी मिल रहा है, वो व्यक्ति बार बार चुन के आ रहा है और साथ में उस पार्टी को भी फायदा हो रहा है। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मनोहर पर्रिकर जब सीएम हुए तो उन्होंने कोalition नहीं चलाया, उन्होंने जितनी सरकारें चलाई सब कोalition में थी, एक छोड़ के जो वो जीते थे इलेक्शन, जिसमें उसमें भी वो अलाय करके ही फाइनली जब वो बैठे तो वो कोalition में ही बैठे। उनके टाइम पे भी होता था। तो मनोहर पर्रिकर ने क्या किया कि गोवा के अंदर जो जिस हम फ्रैक्चर्ड मैंडेट और पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, ढेर सारे दल हैं, जो इंस्टेबिलिटी फैक्टर है जो नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं हम, तो उसको उन्होंने एक सेमलेंस ऑफ स्टेबिलिटी देने की कोशिश की। और क्योंकि वो भाजपा की राजनीति करते थे तो उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन मनोहर पर्रिकर भी अपने लाइफ टाइम में दोनों चीजें नहीं हो पाई कि व्यक्ति भी स्टैब्लिश हुआ है, जो कि मनोहर पर्रिकर खुद हुए, और पार्टी भी स्टैब्लिश हुई है। हुआ ये कि मनोहर पर्रिकर का जो इंडिविजुअल सक्सेस था उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट बीजेपी का कार्डर या बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गोवा में नहीं मिल पाया उनको। और अब क्या हो रहा है कि ये पहला इलेक्शन है जो मनोहर पर्रिकर के बिना बीजेपी लड़ रही है और दावा भी कर रही है पावर का। उनसे पहले बीजेपी बहुत बड़ी प्लेयर गोवा में नहीं होती थी, और अब उनकी एब्सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को फील हो रही है। आप याद कीजिए जब 2019 में 17 में माफ कीजिए, कांग्रेस जीतती है, उनके सबसे ज्यादा एमपीज बनते हैं, लेकिन वो बहुमत से 4 सीट पीछे रह गए थे। 21 का नंबर होता है और 17 सीटें कांग्रेस की आई थी, लेकिन फाइनली बीजेपी की सरकार बनती है, एमजीपी और जीएफपी दोनों उसमें साथ में आते हैं। और उन्होंने, और मनोहर पर्रिकर, और इस शर्त, और तभी बताया गया था कि मनोहर पर्रिकर को शर्त रखी थी कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स थे उस कोalition के, सबने और निर्दलीय भी, उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर मनोहर पर्रिकर वापस आते हैं तो हम इस कोalition का हिस्सा बनेंगे। तो हमको एक मतलब एक सीख बाहर के लोगों को, मतलब एक तरह का प्रचार हम तक के पहुंचा कि मनोहर पर्रिकर वो लार्जर देन लाइफ व्यक्ति हैं जिनके इर्द गिर्द नहीं सिर्फ बीजेपी बल्कि गोवा की पॉलिटिक्स की भी वो धुरी की तरह है, और वैसे वो सरकार बनती है। जब मैं गया गोवा और जाकर के मैंने वहां लोगों से बात की तो उसमें एक चीज मुझको पकड़ में आई कि उस टाइम पे शायद हम मनोहर पर्रिकर के इफेक्ट को ओवरस्टेट कर रहे थे। आप तब के टाइम पे जाके देखेंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनने के पीछे सिर्फ ये नहीं था कि कोalition स्टिच नहीं कर पाए, कांग्रेस में क्लेमेंट ऑफ पावर बहुत सारे थे। उनके पास 4 एक्सीएम थे उस टाइम, जीत करके जो विधानसभा में पहुंचे थे। फिर उसके बाद में अब जो जीएफपी की विजय सरदेसाई है, वो भी सीएम ही बनना चाहते थे। अगर वो कोalition में आते, अगर वो होता, बात तो चल रही थी, वो भी सीएम ही होना चाहते थे। एमजीपी के सुदीन धवलीकर जिनसे बाद में बात हुई, वो भी सीएम मतलब वो नहीं, उन्होंने उनके रेफरेंस में सीएम वाली बात तो नहीं कही जाती, लेकिन उन्होंने भी कोई पोजीशन ऑफ पावर तो मांगी होगी। ये नहीं हो पा रहा था। तो मनोहर पर्रिकर को इंपोर्ट इसलिए किया गया था दिल्ली से वापस गोवा में कि एक इतना बड़ा लीडर आपको वहां खड़ा कर देना है ताकि फिर और क्लेमेंट ऑफ पावर ना रह जाए, ठीक है। उसका ये कंटेक्स्ट रहा होगा। आपने उनके बेटे की बात की, उत्पल पर्रिकर की। उत्पल को लेके अब बीजेपी ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि उत्पल पर्रिकर को ऑप्शंस दिए नहीं गए, ठीक है। वो बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे थे और जब इलेक्शंस के करीब हम आ रहे हैं ना, तो उन्होंने एक्टिविटी अपनी बढ़ा ली थी। उनको हम देख रहे थे, मतलब वो सार्वजनिक जीवन में दिखने लगे, मंदिर मंदिर जाने लगे, एक्टिव हो गए थे। मतलब जैसे जिस तरह से नेता अपनी दावेदारी ऊपर लेके आता है। अब उत्पल को लेकर अब बीजेपी, प्रमोद सावंत ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि हमने उनको कभी 3 कहते हैं, कभी 4 कहते हैं, कि हमने 4 या 3 सीट्स उनको दी और उनसे कहा कि आप किसी भी सीट पे कंटेस्ट कर लीजिए जिस पे आप उंगली रख देंगे और वो सीट आपकी होगी। लेकिन उत्पल नहीं जाते हैं। उत्पल पार्टी भी छोड़ते हैं, अपने साथ में दत्ता नाइक जैसे लीडर्स को भी बीजेपी के लेके चले जाते हैं, और इंडिपेंडेंट वो कैंडिडेट बनकर के फाइल कर देते हैं पणजी कैपिटल, जो उनके पिता की सीट थी। उत्पल ने ये कहा, मतलब उनका ये कहना है कि उनके पिता की सीट, जो मनोहर पर्रिकर की सीट थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक दागदार छवि वाले व्यक्ति को
टिकट दिया है और जो कि अभी वहां से एमएलए हैं भी, बाबूश मोन्सेरात। और बाबूश मोन्सेरात कांग्रेस के एमएलए होते थे, जीते थे वो बाई इलेक्शन 19 में, और बाद में फिर भाजपाई हो गए थे वो। उत्पल उस चीज पे अड़े रहे कि मैं नहीं देखना चाहता वहां पे कोई दागदार छवि वाला व्यक्ति, और ये बात पूरी नहीं होती है तो मैं कंटेस्ट करूंगा। अब इसका जो इफेक्ट है वो लोकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्पल ने सिर्फ पणजी के इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाया, उत्पल के साथ में जितना भी डिसग्रंटल्ड काडर था भारतीय जनता पार्टी का, और जितना भी डिसग्रंटल्ड वोटर था, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से सरकार चली है, बीजेपी एज अ पार्टी और एज अ गवर्नमेंट मजबूत होती गई, लेकिन वो अनपॉपुलर भी होती गई, क्योंकि जिस तरह से वो जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग हुई। गोवा के लोगों को उसकी आदत है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। मतलब वो वैसा है ना, मन मार के आप जो खाना खाते हैं वो कितना खाएंगे, आप खा लेंगे, लेकिन आप उसको आपको खुश होने के लिए कोई राजी नहीं कर सकता उसको। तो उत्पल के बहाने ये पूरा समूह अब मतलब अपना स्कोर सेटल करने के एक मौके की तरह देख रहा है इस इलेक्शन को। बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी जो ऑब्वियसली उन्होंने 10 साल सरकार चलाई उसकी है, और जो स्पेशली जो बाद के सालों में हुआ, जिस तरह के इल्जाम प्रमोद सावंत की सरकार के ऊपर लगे, उन्होंने उनको बीजेपी को अनपॉपुलर तो बनाया है। इतना अनपॉपुलर कि वो इलेक्शन हार जाए, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि गोवा में ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी पार्टी बहुत स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स लेके आने वाली है। अगर पिछले 2012 के इलेक्शंस की आप बात करें, 2012 में ये हुआ था कि गोवा के अंदर दिगंबर कामत एक अनपॉपुलर सरकार चला रहे थे। 5 साल वो सीएम रहे, और वो 5 साल का पूरा उनको भुगतना पड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी थी। और तब एक बड़ा लीडर था, उस ऐतराज को कैप्चर करने के लिए मनोहर पर्रिकर थे। बीजेपी ने ठीक ठाक उसको सदल बल वो चुनाव लड़ा, और स्ट्रेटेजिकली लड़ा, पूरे सीट्स पे कंटेस्ट भी नहीं किया था, जीते और उन्होंने सरकार बना ली। इस बार क्या है, बीजेपी से जिस नाराजगी की मैं बात कर रहा हूं, या सरकार से जिस नाराजगी में बात कर रहा हूं, उसको कैप्चर करने के लिए इतने सारे लोग हैं कि वो मतलब वो जैसे हो जाता है ना कि आप किसी बड़े स्वांकी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, आप थाली मंगा लेते हैं 56 भोग टाइप की। अब उसमें से अब वो खाना ढेर सारा है और सभी कुछ अच्छा है, या सब कुछ सबके बारे में लगभग एक ही रहा है, तो आप क्या खाओगे, कितना खाओगे, और उससे आपका पेट कितना भरेगा, उस तरह का हो गया है। एक निखिल, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता था, हालांकि इसका आंसर मेरे ख्याल से आप दे चुके हो, कि जो कांग्रेस पिछली बार उनके सारे विधायक छोड़ के चले जाते हैं, तो आपने वो बताया कि भाई वहां एक विधायक की एक वो है, उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं उत्तराखंड से जोड़ के इसको, क्योंकि मुझे वहां एक मतलब हमारे वहां एक पहाड़ में एक कहावत चलती है, लोग हर्ट ना हो, पर पुरानी कहावत है, ऐसे बोला जाता है कि जब तू खाओ मेरे बाबू साहब, यानी जितने काले मेरे बाप के साले। ये कहावत किस संदर्भ में मेरे को किसी ने सुनाई, कि हमने किसी से पूछा कि सर किसको, मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि क्या चल रहा, किसकी हवा चल रही है, ऐसे करके मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद जब खूब बात हो गई, तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, कहते हैं दादी, हमारे वहां जैसे बड़े भैया को दादी कहा जाता है, तो दादी यहाँ वही कि यहाँ जितने काले मेरे बाप के साले, यानी आप यहाँ जिससे पूछोगे वो आपको बीजेपी वाला आएगा, वो आपको बोल देगा हाँ इनको वोट दे रहा हूँ, कांग्रेस वाला आएगा इनको भी वोट दे रहा हूँ, मतलब जितने हैं मेरे हैं, मतलब नो, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता। ये जो पहाड़ में मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया कि ठीक है मैं वोट दे दूंगा वाली चीज है। जो आपको थोड़ा सा एक भाषा का दिक्कत भी रहा होगा, क्योंकि आप मतलब एक गोवा में आप जाते हो तो एक लोगों के साथ जो वो जो गोवन फ्लेवर है, अगर वो नहीं आता तो आप तो आपको एक बात, लोग कितने ओपन थे, मतलब बात आपने जैसे बात करने की कोशिश की तो कितना इजीली आप मतलब बात कर पाए, या लोग वोकल थे या नहीं थे। मैं गोवा को उस तरीके से समझना चाहता हूँ कि जैसे यूपी में हम जाते हैं तो काफी लोग वोकल हो जाते हैं, क्या गोवा में भी ऐसा था? गोवा में देखो बात कर लेते हैं, होता क्या है, जैसे जो गोवा कोस्ट वाला गोवा है वो ज्यादातर लोगों ने देखा है, चाहे नॉर्थ में बोलूं मैं या साउथ में बोलूं, नॉर्थ के जितने भी आपके बीचेस हैं, है ना, ये अर्जुना नहीं है, अंजुना और कलंगुट, बागा, ये और साउथ के उधर अगौंडा तक के, मतलब जो बीच वाली टेरिटरी जितनी है वो तो ज्यादातर लोगों ने देखी है, और वो टूरिस्ट वाला गोवा है। गोवा में और बीच से इतना बहुत ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा गोवा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तो बसते ही हैं बीच से दूर भी। तो आप बीच से दूर जाकर के गोवा में किसी रूरल सेटिंग में अगर आप जाएंगे ना, गांव में जाएंगे या गोवा के किसी टाउन में जाएंगे, तो बीच से दूर जाएंगे तो वो कम टूरिस्ट और ज्यादा कंटेम्प्रेरी हो जाती है जगह वो, और वो आपको बिल्कुल वो ठीक है, एक लुक एंड फील है कि आप गोवा में हैं, और पोर्चुगीज रूल था, एक रस्टिक लुक वाली बिल्डिंग्स हैं पुरानी, लेकिन वो जैसा बाकी देश है वैसे ही
आपको गोवा में भी मिलेंगे। मतलब जैसे आप मडगांव में एक मंडी में चले गए थे, तो वहां जो कहीं की भी मंडी में जाके आपको दिखेगा, वैसा ही दृश्य था, वैसे ही लोगों की शिकायतें थी, वैसे ही लोगों के अनुभव थे, वैसी लोगों की चाहते थी अपनी होने वाली सरकार से, और जो बीते थे उन्हीं तरह की शिकायतें थी। ठीक है, आप रूरल में जाएंगे, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आप क्रॉस, गोवा में टूटी फूटी हिंदी तो सब लोग बोल लेते हैं, तो आप गांव में जाएंगे तो गांव की तरह के इशू मिलेंगे आपको। गांव जाएंगे आपको उतना ही, टूरिस्ट सर्किट वाले गांव तो ऐसे हैं कि कलंगुट भी गांव है जहां हम लोग रुके थे। अब वहां के जो सरपंच साहब हैं वो मर्सिडीज से चलते हैं, वो भी गांव ही है, लेकिन टूरिस्ट सर्किट से हट करके जो गांव है वो जैसे कहीं का भी गांव होगा वैसे आपको गोवा का गांव मिलेगा, और वहां पे आपको लोकल इश्यूज मिल जाएंगे। किसी का पानी का हो सकता है, इसका हो सकता है, सड़क का हो सकता है। ठीक है, रोड्स गोवा में मतलब मेरे लिए थोड़ी आश्चर्य की चीज थी, मुझे लगा छोटा स्टेट है, रिच स्टेट है, और जनरली मतलब अवेयर लोगों का स्टेट है, तो सड़कें बढ़िया होंगी। बढ़िया नहीं है, गोवा में सड़कों में गुंजाइश है, आप जाकर के देखेंगे। डेस्पाइट मतलब बीजेपी का नाम लिया जाता है कि सड़कें बनवाती है ये पार्टी जहां जाती है, उत्तराखंड में भी बनी है खूब। हाँ, यही बात मैंने भी सुनी। तो मतलब गोवा में सड़कें बेहतर हो सकती, बन रही हैं पर अभी तक बनी तो नहीं है, उस तरह की चीजें हैं। फिर अब प्रमोद सावंत की गांव वाली कहानी में बार बार बता ही चुका हूँ, वहां पे माइनिंग एक बड़ा अच्छा, एक चीज जो मुझे, जहां पे मैं खत्म ही करना चाहता हूँ इस बात को, गोवा में मतलब इलेक्शन बड़ा वैसा सा है ना, जुगाड़ वाला इलेक्शन है, कि पोस्ट पोल मतलब इलेक्शन बोलते हैं इसको, हाँ। कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद में पता चलेगा कि सरकार मतलब में किसकी सरकार बनेगी। तो अब उसमें बहुत सारे तरह से लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। एक मतलब बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि वो बनाने वाले हैं, जिस पे लोग बहुत डाउट करते हैं कि जितने स्पेक्टेकुलर नंबर्स बीजेपी कोट कर रही है शायद उतने नंबर्स वो ना लेके आ पाए। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा क्या कांग्रेस को मिल जाएगा, उसका जवाब सीधा यस में आप दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एमजीपी कांग्रेस के साथ में नहीं लड़ रही है, पोस्ट पोल की बात दूसरी हो गई, और कांग्रेस पूरी की पूरी मतलब ऊपर से लेकर के नीचे एक नई पार्टी के रूप में लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी ने जितने अग्रेसिवली प्रचार किया है, मतलब ऐसे डिसाइसिवली बताना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट्स को तोड़ने वाली है या कांग्रेस के वोट्स को तोड़ने वाली है। पर एक ठीक है, कांग्रेस के लिए एक मौका है गोवा के अंदर कुछ अच्छा करने का। बस वही है कि उनको जो पार्टी की जो क्लेंजिंग एक्टिविटी और जो कैंपेन मोड में वो बाद में जाते हैं, वो अगर पहले से करते तो आम आदमी पार्टी बस वाइज सबसे मतलब सबसे ज्यादा बज अगर किसी ने क्रिएट किया है तो वो गोवा में आम आदमी पार्टी है। वो लोग पिछले साल भी लास्ट ईयर भी एक्टिव थे जब कोविड का मतलब वहां विभीषिका चल रही थी। लेकिन जिन चीजों के ऊपर गोवा में इलेक्शंस होते हैं, क्या उसी तरह की बातें आम आदमी पार्टी कर रही है? क्या जिस राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन की शुचिता की वो बात कर रहे हैं या इन्वायरमेंट की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्या उन चीजों पर गोवा के लोग वोट देंगे? मतलब इस चीज को, ये मेरे लिए भी एक टेस्ट होने वाला है। जैसे गोवा में आप मिलते हैं पढ़े लिखे लोगों से तो वो आपसे बहुत बढ़िया बात करेंगे, है ना, वो आपको बिल्कुल पॉइंट आउट करा देंगे कि नहीं देखिए जॉब्स की दिक्कत है यहाँ, टूरिज्म में बड़ा लॉस हो गया, माइनिंग अभी 10 साल से बंद है उसमें बड़ा नुकसान हो गया। इन्वायरमेंट की वो बात करते हैं कि इन्वायरमेंट गोवा का बड़ा विकास के नाम पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सारे उनके मुद्दे हैं। लेकिन क्या मतलब जो बाकी भी लोग हैं, मतलब जो इससे इतर जो वहां का इलेक्टोरेट है, क्या इन्हीं चीजों के आधार पर वो अपना वोट दे देगा? मुद्दों के मतलब ऊपर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यही आप लास्ट में कैलकुलेशन में फंस जाते हो कि मुद्दे हैं सबके। पर मैं वही सोच रहा था कि इन सारे फैक्टर्स पे बात करने वाली एक पढ़े लिखे क्लास है गोवा में, और गोवा बहुत सुशिक्षित राज्य है और पर कैपिटा सबसे ज्यादा इनकम भी वहीं की है। पर क्या वो क्रिटिकल मास है गोवा के इलेक्टोरेट का? या गोवा के इलेक्टोरेट का क्रिटिकल मास वो है जो भाई को वोट देता है? भाई मतलब जो लोकल लीडर है, जिससे उनकी अब जैसे अभी बाबूश मुंसरात का मैं नाम ले रहा था बीजेपी में, वो एक लोकल स्ट्रॉन्ग मैन है पणजी में, इतने स्ट्रॉन्ग की मतलब एक वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि मनोहर पर्रिकर और बाबूश मुंसरात में थी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया करते थे, एक सेटिंग थी। माइकल लोबो अभी बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, तो माइकल लोबो भी खुद इतने मजबूत लीडर, वो खुद को कहते भी हैं और लोग मानते भी हैं स्ट्रॉन्ग मैन। तो वो अपनी और अपनी वाइफ की सीट जो दरियाला लोबो है उस पर भी प्रभावी है, और उनके 3 कैंडिडेट और होंगे, तो वो कहते हैं कि भाई 4-5 सीटें तो मैं ही हूं। तो अगर मतलब हमारे जब हमने बातचीत करवाई थी तो उसमें राजीव सरदेसाई ने ये बात कही थी, वो ये कहते हैं कि कल को क्या पता एक माइकल लोबो पार्टी आपको दिखे पोस्ट इलेक्शंस,
तो वो इस तरह के मतलब कुछ नुआंसेस हैं जिनका जवाब अभी गोवा के जब इलेक्टोरेट अपने वोट कास्ट कर देंगे, एक हमारे पास में कच्चा नंबर शाम तक आ जाएगा। अभी कोविड के टाइम से और कोविड से पहले से इनफैक्ट ये देखा जा रहा है कि काउंटिंग में काफी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर गोवा में भी काउंटिंग में ज्यादा टाइम लगा तो मेरे ख्याल दोपहर बाद से हम लोग बात करने लगेंगे कि क्या होने वाला है।